गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 5 जलती हांडी का शेष भाग पढ़ाऊंगी। पेज नंबर 41 खोल लीजिए बच्चों। अब पेज नंबर 41 पर ऊपर देखिए लिखा है, वह बालक देख रहा था कि हांडी हिल रही है। कौन सा बालक? गैलीलियो गैलीली, जो बच्चा था उस समय। जितना वो एक तरफ हिलती है उतना ही दूसरी तरफ भी हिलती है। बालक ने हांडी के इस तरह हिलने को ध्यान से देखा। हांडी का हिलना उसे अच्छा लगा। इस घटना ने उस बालक के मन पर गहरी छाप छोड़ी। उस बालक का नाम था गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो का जन्म पीसा नगर में 15 फरवरी 1564 को हुआ था। गैलीलियो की आरंभिक शिक्षा यानी जो शुरुआत की शिक्षा होती है, शुरुआती शिक्षा फ्लोरेंस नगर में हुई। जब गैलीलियो कुछ बड़ा हुआ तो उसके पिता ने गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई रोक दी। किशोर गैलीलियो को पिता के साथ काम में हाथ बटाना पड़ा। पिता ने जैसे ही थोड़ा धन कमाया तो गैलीलियो ने चिकित्सा विज्ञान, जो मेडिकल की पढ़ाई की जाती है, चिकित्सा विज्ञान में रोगों का इलाज करने का विशेष ज्ञान सिखाया जाता है। चिकित्सा विज्ञान पढ़ने के लिए पीसा विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया अर्थात दाखिला ले लिया, एडमिशन करा लिया। गैलीलियो बहुत प्रतिभावान था अर्थात योग्य था, टैलेंटेड था। एक दिन कक्षा में रेखा गणित पढ़ाया जा रहा था। रेखा गणित वह गणित जिसमें रेखाओं, कोणों, वृत्तों आदि का उल्लेख होता है, पढ़ाया जा रहा था। गैलीलियो उस कक्षा में जाकर बैठ गया और उसने रेखा गणित की पढ़ाई देखी। उसे यह विषय बड़ा ही रोचक लगा अर्थात मनोरंजक लगा। गैलीलियो ने उसी क्षण फैसला किया कि वह अब चिकित्सा विज्ञान छोड़कर गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ेगा। भौतिक विज्ञान अर्थात वह विज्ञान जिसमें तत्वों के गुण आदि का वर्णन किया जाता है। उसने पूरे साल मन लगाकर पढ़ाई की, पर उसे परीक्षा से पहले ही विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। इसका कारण ये था कि उसने अपनी पूरी फीस जमा नहीं करवाई थी। गैलीलियो अपने फ्लोरेंस नगर लौट आया। एक दिन उसे बचपन में देखी लैंप हिलने वाली घटना की याद आई। उसने सोचा कि लैंप की हांडी के उस तरह हिलने का कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होगा। कारण यानी कोई न कोई वजह जरूर होगी। उस कारण को तलाशते हुए गैलीलियो ने एक नई खोज की अर्थात छानबीन करते हुए तथ्यों का पता लगाना किसी भी चीज के विषय में। इससे गैलीलियो को पूरे इटली में बड़ी प्रसिद्धि मिली। अपनी इस खोज में गैलीलियो ने 2 बातें सिद्ध की थी अर्थात साबित किया था उसे। पहली यह कि यदि घड़ी में कोई चीज लटकाई जाए, पेंडुलम या और भी कोई चीज लटकाई जाए पेंडुलम जैसी ही, तो वह भी इसी तरह घड़ी की टिक टिक के साथ हिलती रहेगी। पेंडुलम अर्थात घड़ी के नीचे का लटकता वह भाग जो घड़ी की गति को निश्चित करता है। आप कभी किसी दुकान पर जाएं, घड़ी की दुकान पर जाएं, तो वहां पर अभी भी शायद आपको कोई ऐसी घड़ियां दिख जाएं जिसमें नीचे पेंडुलम लटकता रहता है। तो अभी तो घड़ियों में सेल डाल दो और घड़ी चलने लगती है, लेकिन पहले क्या होता था, उसमें एक चाबी लगी होती थी, उसे समय समय पर भरना रहता था। जब उसे भर दो तो फिर वो चलने लगती थी, और जब पेंडुलम आपको लगे कि हाँ धीमा हिलने लगा है तो समझ लेना चाहिए कि चाबी खत्म होने वाली है, तो फिर से उसमें चाबी भर दो तो वो अपने सामान्य तरीके से चलने लगता था। यही चीज यहाँ पर भी बताई गई है कि जब पेंडुलम की गति धीमी होने लगे तो समझ लो वह रुकने वाला है। उसके रुकने का अर्थ है कि घड़ी में चाबी खत्म हो गई है, उसमें फिर से चाबी भरनी है। एक बार और देखिए, पहली यह कि यदि घड़ी में कोई चीज लटकाई जाए तो वह भी इसी तरह घड़ी की टिक टिक के साथ हिलती रहेगी। जब पेंडुलम की गति धीमी होने लगे तो समझ लो वह रुकने वाला है। उसके रुकने का अर्थ है कि घड़ी में चाबी खत्म हो गई है, उसमें फिर से चाबी भरनी है। दूसरी बात यह सिद्ध की कि घड़ी की टिक टिक और नाड़ी की गति एक समान होती है। यह कोई भी हाथ से नाड़ी की गति को गिनकर घड़ी से मिलाकर जान सकता है। जब आप कभी डॉक्टर के यहाँ जाएं तो कोई डॉक्टर ऐसा करते हैं कि आपके हाथ की नाड़ी को पकड़ते हैं, वहां पर हाथ रखते हैं और अपनी घड़ी को देखा करते हैं, घड़ी में टाइम देखा करते हैं, वो टिक टिक उसकी देखा करते हैं। यदि उनकी घड़ी की टिक टिक से और आपकी नाड़ी की गति सामान्य है, दोनों बराबर है, तो आप स्वस्थ हैं, और अगर कम या ज्यादा है तो आप अस्वस्थ हैं। डॉक्टर इसी तरीके से अपने मरीज के स्वास्थ्य की जांच करते थे।
पहले। अभी भी कहीं कहीं पे ऐसा देखने को मिलता है। यदि किसी के शरीर की नाड़ी की गति घड़ी की टिक टिक की गति से कम या ज्यादा है तो उसे अस्वस्थ समझा जाए। नाड़ी की गति का तेज होना या कम होना दोनों ही शरीर के लिए घातक माने जाते हैं। घातक माने जाते हैं अर्थात खतरनाक माने जाते हैं। मानव शरीर की चिकित्सा के संदर्भ में गैलीलियो की यह खोज बड़ी महत्वपूर्ण और कल्याणकारी मानी गई। कल्याणकारी मानी गई अर्थात लाभकारी मानी गई। इससे शरीर का इलाज करने में सहायता मिली। तो बच्चों, इस पाठ से हमने जाना कि ज्ञान कहीं से भी पाया जा सकता है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, ज्ञान भी बढ़ता है। अपने आसपास जो घटित हो रहा है उस पर ध्यान लगाकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। स्मृति अच्छी हो तो बचपन में देखी गई कोई घटना या कोई सीख भी वर्षों बाद किसी और रूप में मददगार हो सकती है, कल्याणकारी हो सकती है, लाभकारी हो सकती है। बच्चों, अब आप नोटबुक खोल लीजिए और न्यू पेज पर पाठ 5 जलती हांडी डालिए। और जैसे मैं आपको शब्दार्थ अभी तक लिखाती रही हूँ, पाठ 4 तक लिखाती रही हूँ, वैसे ही आपको ऊपर पाठ 5 जलती हांडी, इसके नीचे शब्दार्थ, फिर एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक से ही मैं दे रही हूँ, वैसे ही आप लिखना, आपको वैसे ही है जैसे मैंने पहले बताया है। और ये जो लिखे हैं इन्हीं से आपको लिखना है। मैं बोलती जा रही हूँ और आप देख देख के इससे टेक्स्ट बुक से आप अपनी स्क्रीन से लिखते जाइए। और अगर स्क्रीन पे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो आप अपनी टेक्स्ट बुक भी खोल के रखिए। पेज नंबर 43 पे देखिए, ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह से आपको शुतलेख में भी करना है। लाइन से, जैसे मैंने इसके पहले शुतलेख लिखाया है, लाइन से सारे शब्द आपको एक एक शब्द लिखाते गए हैं, वैसे ही आपको बोल बोल के लिखना है। जैसे बोल बोल के मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ऐसे ही बोल बोल के आपको लिखना है। मात्राओं का ध्यान रखना है। हांडी, मिट्टी का छोटा बर्तन। गिरजाघर, ईसाइयों का पूजा स्थल। पीपा, तेल आदि रखने के लिए लकड़ी या लोहे का बना बड़ा सा डिब्बा या बर्तन। आरंभिक, शुरुआती। प्रतिभावान, योग्य। क्षण, पल, समय। कारण, वजह। ख्याति, प्रसिद्धि, शोहरत। अर्थ, मतलब। घातक, खतरनाक, नुकसान पहुंचाने वाले। यानी शब्द आपको, जैसे शब्द है हांडी, तो आपको ये शब्द वाली लाइन में लिखना है। फिर बीच में आपने एक लाइन खींची है और इसके इधर लिखा है अर्थ। तो अर्थ में आप क्या लिखोगे? मिट्टी का छोटा बर्तन। समझ में आ गया? अब इसके बाद है वाचन, शुद्ध लेखन। तो आप दूसरे पेज पर ऊपर डालिए वाचन और लिखते जाइए, लाइन से एक एक शब्द लिखते जाइए। मैं बोल रही हूँ। पीपा, पीसा, इंतजार, लैंप पोस्ट, रस्सी, फ्लोरेंस, रेखा गणित, कक्षा, रोचक, परीक्षा, फीस, गति, कारण, धीमी, पेंडुलम, कल्याणकारी। बच्चों, अब आप नेक्स्ट पेज खोलिए और उसमें डालिए मौखिक प्रश्नोत्तर। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 डालिए। गैलीलियो का बचपन कैसा था? उत्तर है, गैलीलियो का बचपन अभावों से भरा था। फिर प्रश्न नंबर 2 है, पढ़ाई लिखाई में गैलीलियो कैसा था? उत्तर है, गैलीलियो बहुत प्रतिभाशाली था, वो मन लगाकर पढ़ाई करता था। प्रश्न नंबर 3 है, घड़ी और नाड़ी का क्या संबंध है? उत्तर है, घड़ी की टिक टिक और नाड़ी की गति एक समान होती है। यदि किसी के शरीर की नाड़ी की गति घड़ी की टिक टिक की गति से कम या ज्यादा है तो उसे अस्वस्थ समझा जाता है। इसके बाद लिखित प्रश्नोत्तर में डालिए। प्रश्न नंबर 1, गैलीलियो को विश्वविद्यालय से क्यों निकाल दिया गया? उत्तर है, गैलीलियो ने अपनी पूरी फीस जमा नहीं करवाई थी, इसलिए उसे विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। प्रश्न नंबर 2 है, गैलीलियो को बचपन की कौन सी घटना याद आई? उत्तर है, गैलीलियो को बचपन में देखी लैंप की हांडी हिलने वाली घटना याद आई। प्रश्न नंबर 3 है, घड़ी में पेंडुलम की गति धीमी होने से क्या पता चलता है? उत्तर है, घड़ी में पेंडुलम की गति धीमी होने का अर्थ है कि पेंडुलम रुकने वाला है, घड़ी की चाबी खत्म होने जा रही है, उसमें फिर से चाबी भरनी होगी। अब इसके बाद मूल्य आधारित प्रश्न उत्तर में देखिए। प्रश्न नंबर 1, क्या स्कूल या कॉलेज में पढ़कर ही जीवन में कामयाब हुआ जा सकता है? सोच कर लिखो। तो इसका उत्तर क्या होगा? कामयाब होने के लिए स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई जरूरी है, फिर भी केवल इन्हीं से कामयाबी नहीं मिलती। मनुष्य जीवन में हर पल कुछ ना कुछ सीखता है। कामयाब होने के लिए व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी होता है। किताबी ज्ञान ही नहीं, व्यवहारिक ज्ञान भी होना
आवश्यक है। आज का गृह कार्य है मौखिक, लिखित और मूल्याधारित प्रश्नोत्तर याद करो। जो मैंने लिखाए हैं उन्हें पहले आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद उन्हें लर्न करेंगे, याद करेंगे। इसके बाद जो शब्दार्थ मैंने लिखाया है वो शब्दार्थ याद करना। धन्यवाद।